हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के दौरान हमने आपको कई बड़े नेताओं से मिलवाया। हमने बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि 10 मार्च 2022 के बाद वो किस तरीके का उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, कैसा उत्तर प्रदेश वो बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे हैं कभी, मुलायम सिंह यादव जी, उनकी छोटी बहू हैं। तो आइए बात करते हैं अपर्णा जी से। तो अपर्णा जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आप एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं जिसने सालों तक उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाई है, फिर उसका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला क्यों किया? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद इस राष्ट्र की चेतना है और राष्ट्र की चेतना से जुड़ने का अधिकार हर युवा को है। और मैं एक महिला हूँ, प्रदेश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और राष्ट्रवाद से जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। इसी क्रम में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अपर्णा जी, कुछ आगे की तैयारी को लेकर के भी बात हुई है कि इस चुनाव के बाद में कुछ जिम्मेदारी सरकार में या पार्टी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी, ऐसा भी कुछ है क्या? तो कहते हैं ना कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो आज में हम रहें। अभी यथार्थ ये है कि हमारे सामने 10 मार्च का जो रिज़ल्ट है उसके लिए अपर्णा यादव ने क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो मैं हर जहां पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे भेज रहा है, मैं वहां प्रचार प्रसार करने के लिए जा रही हूं और मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं रख रही हूँ। पूर्ण निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपना जो शीर्ष नेतृत्व मुझे कह रहा है, मैं वो सारे काम कर रही हूँ प्रचार प्रसार के। जी। अपर्णा, एक नेता से इतर आपकी एक छवि सामाजिक कार्यकर्ता की भी है। आप महिलाओं के मुद्दों पर बहुत मुखर होकर बोलती रही हैं। तो मैं समझना चाहूँगा कि आपने अगर इस पार्टी का दामन थामा है, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना है कि अगर सरकार बनती है, तो अपने स्तर पर सरकार की तरफ से क्या करवाना चाहेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का अभी ही बड़ा सुंदर जो है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प पत्र की घोषणा करी। उसमें अगर आप महिला सुरक्षा और महिला व्यवसाय और महिलाओं के लिए जो स्कीम्स निकाली हैं सरकार की तरफ से, वो इतनी सारी हैं कि मुझे लगता है कि मैं वो सारी स्कीम्स महिलाओं को पूर्णतः दिला पाऊँ, ये मेरी एक उपलब्धि होगी। तो हमारी संकल्प पत्र में जैसे मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का एक प्राविधान है। बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना चल रही थी, पहले 50,000 देते थे, इस बार संकल्प पत्र में है कि 1 लाख रुपए मिलेगा। आपकी उज्ज्वला कनेक्शन मिल ही रहा है, केंद्र शासित ये पूरी पॉलिसी है, पूरे देश में चल रही है। आपके एमएसएमई के जो सेक्टर हैं और जिस तरह से यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ की जहाँ तक बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें भी महिलाओं का बहुत योगदान रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत की ये सरकार है और 10 मार्च के बाद भी यही बन रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि 33% जो आरक्षण के बारे में आदरणीय अमित शाह जी ने जिसके बारे में जिस प्रखरता के साथ ये मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, तो वो भी आगे आने वाले समय में, जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ, 370 हटा, आपका 3 तलाक पे बिल पास हुआ, वैसे 33% आरक्षण मिलेगा सारी महिलाओं को। बिल्कुल। बड़ी तैयारी है 33% आरक्षण की महिलाओं के लिए। अपर्णा जी, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, महिलाओं की बात हो रही है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम महिला सुरक्षा पे भी बात करें। पिछली जो सरकारें थी, जैसे हम जब लोगों से बात कर रहे थे जो लंबे समय से राजनीति को कवर करते आए हैं, कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक, उनका कहना था कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती की जो सरकार थी, वहाँ काफ़ी बेहतर थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि मायावती की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर इनका कंपैरिजन करें तो महिला सुरक्षा को लेकर आपको सबसे बेहतर कौन लगता है और क्यों? कि महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आज आप गांव में चले जाइए, क्योंकि मैं तो 6 जिलों में हर विधानसभा मैंने कवर करी है और आगे अभी जो 5वां, छठा, 7वां चरण है उसको भी मैं करूँगी। और मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं हमारी सभाओं में आई थी, क्योंकि मैं खुद स्वयं महिला हूँ, तो महिला सभा का होना बड़ा एक लाजमी सी बात है। मतलब इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर कि भाई अगर कोई महिला नेत्री जा रही है मिलने के लिए, तो महिलाओं से संवाद होता ही होता है। और मैंने ये देखा कि उन्होंने पूछा मुझसे, उन्होंने ये बात बोली, मैंने बोला कि भाई शाम हो गई है, चली जाओगी घर। एक जनरल
मैं उनका परसेप्शन और फीडबैक लेना चाह रही थी। उनका सीधा जवाब था कि अब योगी जी की सरकार है और हमें डर नहीं लगता वापस जाने में घर, हम सुरक्षित हैं। तो ये भाव उत्पन्न होना अपने मुख्यमंत्री का जो एक जिस तरह से उन्होंने सुव्यवस्था और सुसंचालन किया है सरकार का रिगार्डिंग महिला सुरक्षा, आप चाहे मिशन शक्ति के प्रोग्राम को देख लीजिए, उसके आंकड़े उठा करके देख लीजिए, 6 मंथ्स का देयर इज़ नो प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया जिसमें इतनी ज़्यादा केस सॉल्विंग हुई हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े विश्लेषज्ञ कह रहे हैं। सेकेंडली, शेरनी दल का निर्माण किसने किया? ये मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी ने किया। पहले नहीं होता था कि जो है पिंक बूथ नहीं बनते थे। महिलाओं को अपनी बात किसी महिला से कहने में ज़्यादा मुझे लगता है कि एक आराम की अनुभूति होती है। वो अपनी बात मुखर रूप से किसी महिला के सामने रख सकते हैं। लॉ में तो ये है कि आप जो है पुलिस के पास जाए अगर कोई महिला, तो महिला वहाँ पर मौजूद हो, मगर ऐसा होता नहीं था। तो उत्तर प्रदेश की पूरे देश में और पूरे विश्व पे अगर छवि बदलने का काम किया है तो वो मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसमें जो मोदी जी का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस प्रकार से मैं दूर नहीं जा रही हूँ, 26 जनवरी को मन की बात आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुनिए। उन्होंने जिस पवित्र संकल्प के साथ, चाहे वो बीकाजी कामा के बारे में हो, चाहे उन ट्राइबल फीमेल्स के बारे में उन्होंने गुणगान किया हो अपने वक्तव्य में, जो मन की बात वो पूरे देश के साथ करते हैं, तो मैं तो इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों की बात करी जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्होंने पर्यावरण से लेकर के कितनी सारी चीज़ों पर काम किया है। और वो महिलाओं के बारे में मैं तो जब भी समझती हूँ कि ऐसे जो चिंतक और विचारक और ऐसे राजनेता हमारे बीच में हैं, और ऐसा अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि कम से कम ये लोग सोच तो रहे हैं, उस दिशा में प्रयास तो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जातिगत जो लड़ाई है वो अब शुरू हुई है कुछ साल पहले। महिला पुरुष की लड़ाई अनादिकाल से चली आ रही है, गार्गी के समय से चली आ रही है। तो महिलाओं को जिन्होंने स्थान दिया, चाहे वो केंद्र सरकार में देखिए कितनी रिप्रेजेंटेशन दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी मंत्री बनाई हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में खूब सारे मंत्री थे, बहुत सारे राज्य मंत्री बनाई गई जो महिलाओं का था। गवर्नर बीजेपी की सरकार में बहुत सारी महिलाओं को बनाया गया। और अभी हमारी जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, वो भी एक महिला हैं। किरण बेदी जी भी एक महिला थी। मतलब बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी, वो भी एक महिला थी। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और महिलाओं को बढ़ाने के लिए, और हर वर्ग की महिला, ये नहीं कि किसी एक जाति की महिला या किसी एक परिवार की महिला या किसी एक प्रांत की महिला, हर व्यक्ति को यहाँ पे मौका मिला है, हर महिला को अपनी बात रखने का एक अवसर मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अपर्णा, महिलाओं की बात हो रही है तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि एक और महिला का जिक्र कर लिया जाए। महिला नेता है हमारी प्रियंका गांधी जी। कुछ फ़र्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में उनके आने से? वो उत्तर प्रदेश में आ गई, उनका स्वागत है, पर वो इतनी देर से क्यों आई, ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा जो आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि उनकी माता जी यहीं से लड़ी, उनके भैया यहीं से लड़े। अब तो उन्होंने छोड़ दिया यहाँ से लड़ना, क्योंकि उनको लगा कि मैं हार जाऊँगा, तो इसलिए वो लड़े ही नहीं चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश से। उनकी दादी यहीं से चयनित होकर के भारत की प्रधानमंत्री बनी। वो इस समय चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सिर्फ नारा देती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे भाई, आप अभी आई हो और आप अभी से ये स्लोगन दे रही हो। बरेली में आपने ठंड में हमारी बच्चियों को दौड़ा दिया। क्या लड़की उसी समय याद आती है जब चुनाव होता है? तो ये देखिए, ये मैं एक इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि लड़कियों को एक मुद्दा ना बनाया जाए। बच्चियाँ कोई टूल नहीं है कि आप अपनी राजनीति उस पर वो कर सकें। हाँ, आप उनके लिए काम कर सकते हो, क्योंकि महिला और पुरुष किसी पार्टी और किसी जाति समुदाय के नहीं है, सब जगह है ना। तो इस तरीके का आपने स्लोगनबाजी करी, आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी? प्रियंका गांधी जी को नहीं दिखी? कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखी? उनकी मुखिया सोनिया जी हैं, नहीं दिखी उनको, ना उत्तरांचल में दिखी। क्योंकि वहाँ की जो अध्यक्ष थी, उन्होंने बोला कि भाई हमारे इतना असहिष्णुता है इन कांग्रेस के लोगों में, इतना जो है हमारे लिए इन्होंने बुरा भला कहा
ये कांग्रेस की अध्यक्ष कह रही है उत्तराखंड की। पंजाब की बात बताती हूँ, 12 टिकट मांगे थे वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष ने, जो वो महिला है, एक टिकट नहीं था आपके पास। फिर मैं एक और गंभीर विषय पे बात कर रही हूँ, सिर्फ ये महिलाओं की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, ये यहाँ पे आपके पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बेसिकली, चन्नी जी सेड कि भाई उत्तर प्रदेश का आदमी गुंडा है, तब इनको हंसी आ रही थी। ये कैसे लोग हैं जो वोट मांगने आते हैं भाई उत्तर प्रदेश में? भारत का उत्तर है उत्तर प्रदेश, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक पूरे इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ पे कितने दर्जनों स्वतंत्रता सेनानी, इतिहास रचनाकार, संस्कृत से जुड़े हुए लोग और भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले लोग, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कितने बड़े बड़े सूफी संत सन्यासी हो, यहीं से निकले, उत्तर प्रदेश की भूमि से निकले। और उन लोगों के लिए अगर कांग्रेस का व्यक्ति मंच पर आसीन, जो इस समय एक विशेष पद को धारण किए हुए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री जी चन्नी जी, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, तो क्या इनको हंसी आनी चाहिए? इफ यू आर कमिंग हियर इन यूपी टू आस्क वोट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, यू आर लाफिंग ऑन दिस। मतलब आपको ये कमेंट कोई पास करता है तो आप यूपी का ही राजनीति करना चाहती हो और आप यूपी के लोगों पे हंस रहे हो। तो ये दोहरे चरित्र का परिणाम दिखाता है, और जो है इसको परिलक्षित करता है कि इनकी विचार और इनका व्यवहार दोनों उत्तर प्रदेश के एंटी है, दोनों इस भारत विरोधी है। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए है, स्लोगन बेस्ड राजनीति करते हैं, और कोई बात इनका कोई ना मोटिव है ना एम है। बस इनका ये है कि हम अपनी राजनीति कैसे चमकाएं, हम हमेशा मेन लाइन स्ट्रीम में कैसे रहें, और वो भी समय आएगा जब ये उससे भी हट जाएंगे। इसके अलावा अपर्णा जी, मैं ये एक चीज़ समझना चाहूँगा कि लगातार आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई मुस्लिम महिलाएं जो हैं जी। वो अब हमारे साथ आ रही हैं, क्योंकि हमने 3 तलाक को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जिसको पिछली सरकारें नहीं ले पा रही थी। आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों से पहले मिलती रही हैं, पार्टी तो अभी हाल फिलहाल में आपने ज्वाइन किया। मैं समझना चाहूँगा, क्या वाकई ऐसा है? आपको लगता है कि बिल्कुल है। आप ये बताइए कि अगर हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार पहले आई 2016-17, जब 17 में इलेक्शन हुआ, तो कैसे आई? क्या मुसलमान लोगों ने वोट नहीं किया था? क्या वो उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग नहीं है? ये तो विपक्ष बोले ना कि जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। 3 तलाक अगर हुआ तो इस तरह के जो अगेंस्ट, जो सिवाय आप कुछ मौलवी या कुछ जो मुसलमान धर्मगुरु हैं, वो भी कुछ, मैं कह रही हूँ सब नहीं। कल ही हाल फिलहाल में भी परसों नरसों कल भी जवाद साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि आप उस पार्टी को लेकर के आइए जो देश हित में काम करे। वो ऐसे लोगों के साथ मुसलमान नहीं जाएगा जिनका ईमान पक्का ना हो। तो मुसलमान व्यक्ति कोई राष्ट्र विरोधी व्यक्ति नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने ये सोचा कि अगर किसी ने हमारे अस्तित्व को, हमारे स्वाभिमान की सुरक्षा करी है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और जब 3 तलाक का ये ऐतिहासिक फैसला हुआ, देखिए राजा राम मोहन रॉय ने सती की प्रैक्टिस बंद करवाई थी। आज उनका स्वर्णाक्षरों में नाम है। एक हिंदू प्रथा थी सती, जिसको बंद करवाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले इतिहास की जब बात होगी तो मोदी जी का ये रेफॉर्मेटिव मूवमेंट जो 3 तलाक है, उनका भी नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। इससे जो है लोगों को बड़ी परेशानी है, और मुसलमान बहनों का बहुत ज़्यादा विश्वास है प्रधानमंत्री जी पे, मोदी जी पे। बलूचिस्तान से उनके लिए राखियाँ आई थी। मैं तो उस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, मैं देख रही थी, मैं समझ रही थी। मैं अपने ही ज़िलों, मैं अपने काम की बात करती हूँ, मैं अभी 6 ज़िलों के लिए गई। कितनी प्रधानमंत्री आवास योजना मुस्लिम लोगों को मिली है, राशन बट रहा है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। ये विपक्ष के पास कोई अब काम नहीं रह गया है। उनको बड़ी, मुझे लगता है कि एक तरह से कह लीजिए ख़राब लग रहा है, या उनके पास अब सिर्फ जो है बोलने के अलावा कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि काम उन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें और जो है सच में देखें कि सबका विकास हुआ है और बहुत ईमानदारी के साथ हुआ है। बिल्कुल, जब हम ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर रहे थे तो मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने ज़रूर कहा कि स्थानीय अफसर जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है।
जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अपर्णा, कुछ 1-2 सवाल हम और लेंगे। शुरुआत में एक बार चलते हैं, जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद आप मुलायम सिंह जी के पास आशीर्वाद लेने गई थी। क्या कहा उन्होंने? नाराज़ हुए थे? नहीं, काहे क्यों नाराज़ होंगे? इतनी इतनी बड़ी राजनीतिक परिवार छोड़ के? नहीं, उन्होंने तो हमेशा प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने कोई वो नाराज़गी नहीं ज़ाहिर करी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो एक बड़े हैं हमारे परिवार के मुखिया हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनकी बहू हूँ, हमेशा रहूँगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करूँगी और वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देंगे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे उनको जो है मन को ठेस पहुँचे। उन्होंने यही कहा कि जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें खुश रहो। एक आखिरी सवाल, सिर्फ़ एक लाइन में जवाब। 10 मार्च 2022 के बाद क्या लगता है आपको, शाम को कितनी सीटों पे कमल खिलेगा? देखिए, हम प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अभी कोई नंबर ले लेना एक मुझे लगता है कि ये एक वैसी बात हो जाएगी, पर वी आर गोइंग टू मेक प्रचंड बहुमत की सरकार। फुल मेजॉरिटी में हम आ रहे हैं और मैं तो सबसे अपील करूंगी कि सब लोग वोट देने जाएं। इट इज़ एक ये महायज्ञ है और हर यज्ञ में आहुति देता है व्यक्ति। इस वोट की आहुति जरूर दें। जी बिल्कुल, वोट की आहुति ज़रूर दें, लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे साथी अपर्णा यादव जी, बहुत शुक्रिया अपर्णा हमसे बातचीत करने के लिए।